नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपके खर्च आपके इनकम के साथ साथ या फिर उससे ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का असर है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ऐसा छिपा हुआ खर्च है जिससे आपके इनकम पर सीधा असर पड़ता है। मतलब बढ़ती आय के साथ साथ बढ़ते शौक आपकी सेविंग पर असर डालते हैं। तो कैसे पहचाने लाइफस्टाइल अपग्रेड से होने वाले इन खर्चों को और कैसे बचाएं अपने फ्यूचर को इस इन्फ्लेशन से ताकि आपके वेल्थ क्रिएशन में कोई रुकावट ना आए। इसी पर करने वाले खास चर्चा हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। महंगाई की बहुत चर्चा होती है। महंगाई सिर्फ एक किस्म की नहीं होती है, ये हमें मालूम है। एक तो महंगाई दर जो कि सरकार जारी करती है वो है, ऊपर से फिर पढ़ाई की महंगाई, एजुकेशन इन्फ्लेशन, फिर इलाज के खर्च की महंगाई, मेडिकल इन्फ्लेशन, ऊपर से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। हेमंत जी, ये क्या बला है? हाँ जी स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा आपने कहा ये सही मायने में बोला है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हमारी लाइफ में तब आता है जब हमारी इनकम बढ़ती है और साथ ही हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ती है। और अगर आप इसको सही तरीके से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जो एक्सपेंसेस जो बढ़ते हैं इनकम के साथ वो उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी की इनकम जो है हर महीने 15 से 20 हजार बढ़ी। उनको लगा कि ये जो इनकम है इसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए और ये जो हमारी इनकम बढ़ी है उससे हम गाड़ी की ईएमआई दे देंगे, जो बिल्कुल सही है। मतलब शायद वहां तक तो उनका अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे क्या अंदाजा नहीं लगाया जाता कि गाड़ी के मेंटेनेंस चार्जेस, गाड़ी के फ्यूल चार्जेस, उसके बाद जब आपके पास आपकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है, आपकी आउटिंग्स बढ़ती है, आपका खाना खाने का एक्सपेंसेस बाहर बढ़ता है, एंटरटेनमेंट बढ़ता है। तो देखिए, जो आपको लगा था शुरुआत में कि आपने जो 15-20 हजार से इनकम बढ़ी है उसके सामने हमने ईएमआई ले ली है तो हमारी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही सच्चाई ये है कि उसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा बढ़ गए। और हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जो इनकम बढ़ती है तो उसका कुछ हिस्सा 30-40% आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता। अब ये होता क्यों है? वो होता इसलिए है क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है या हमें जब बोनस मिलती है तो हम अपने आप को कन्विंस करते हैं कि देखिए हमने मेहनत की, हमें ये सब रेज मिला या तो बोनस मिला, तो हम डेफिनेटली डिजर्व करते हैं कि हम इसको खर्चा करें। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डिजर्व करते हैं खर्चा करें, लेकिन प्रोपोर्शनेट में करें। दूसरी बात, जब हम अपने आसपास देखते हैं लोगों को तो हम देखते हैं कि सबने अपना लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया हुआ है, तो हम क्यों ना करें। हम उनकी लाइफ में जो अपग्रेड हुआ वो तो देख लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हो सकता है उन्होंने अच्छे से बजटिंग की हो सकता है उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके लिए वो अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, हो सकता है उन्होंने अपना एक इमरजेंसी फंड बनाया जो अगर आपने नहीं किया तो आपको बाद में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है स्वाति, के कुछ जो लाइफस्टाइल अपग्रेड्स हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपने इनकम के सामने एक्सपेंसेस को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया, आपने अपनी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड कर दिया, और जब तक आपने रियलाइज किया कि ये मेरा खर्चा कहीं ज्यादा बढ़ गया है तो आप कोशिश कीजिए उसको रिवर्स करने के लिए, और बहुत ही मुश्किल होगा। कैसे आप अपनी फैमिली को बताएंगे कि ये जो हम खर्चे करते थे आज से नहीं कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं उससे फिर आप डेट ट्रैप में फंसते हैं। या तो आप क्रेडिट कार्ड का अननेसेसरी इस्तेमाल करेंगे या आप पर्सनल लोन लेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी असर डालता है। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक बहुत ही मुझे लगता है कि बड़ा डेंजर है किसी भी निवेशक और किसी भी आम आदमी की फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए। तो इनकम बढ़े, खर्चा बढ़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए ताकि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ये काम हो, ताकि वो जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है वो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, तो हेमंत जी, आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात की कि लाइफस्टाइल खर्चे जो हैं वो आपकी इनकम पर डेंट नहीं डालने चाहिए। अब लेकिन क्या लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे? अब लोग तो ये भी कहते हैं कि हम कमा क्यों रहे हैं, हमें लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी है। मेरे पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी लाई, मेरे पास अभी भी छोटी गाड़ी है, तो मुझे भी बड़ी गाड़ी लानी है। मुझे एक महंगी गाड़ी खरीदनी थी जिसका शौक है, वो क्यों ना अब कर लिया जाए क्योंकि अब तो सैलरी बढ़ चुकी है।
एक क्यों ना एक अदद नया फ़ोन भी हो जाए और होम रेनोवेशन भी तो करना है। तो ये जो तमाम सवाल एक किसी भी जो कमाई करते हैं उनके दिमाग में उठते हैं, वो काफ़ी वाजिब भी है। इसमें बुराई क्या है? अगर मैं विश्वजीत जी आपसे समझूँ, ये लाइफस्टाइल खर्चे कब ये खतरे में बदल जाते हैं, खर्चे खतरे में बदल जाते हैं, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखिए स्वाति जी, बिल्कुल ठीक कहा कि हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई मिस्टर परफेक्ट है, कोई फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ है, तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग आती है कि हम भी घूमने जाएं। और ऐसे कई तमाम खर्चे बढ़ाएं, जैसे आपने भी बताया, बड़ा घर या बड़ी गाड़ी, तो ये सब हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, फैमिली की तरफ से या सोसाइटी का एक पीयर प्रेशर रहता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास पैसा बढ़ता है तो आपको एक स्मार्ट बजटिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि खर्चा नहीं करना है, लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं करना है, बट स्मार्ट तरीके से करना है। और ये देखना है कि जब आपकी इनकम बढ़ी है तो क्या आपने प्रोपोर्शनेटली अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ खर्चे बढ़ाए हैं, आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। या लोग ज्यादातर क्या करते हैं, पहले खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसको सेव करते हैं। तो करना बस सिंपल सा है कि आपको पहले सेव करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए, कहीं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। आपका रिटायरमेंट, आपके बच्चों की पढ़ाई, आज के प्रेजेंट के चक्कर में फ्यूचर आपका कहीं रिस्क पे ना आ जाए, कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें और जो इनकम बढ़ी है वो सेविंग को ऑटोमेट कर दें अपने गोल्स के लिए। जो बच जाए उसको अवश्य खर्च करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिल्कुल जरूरी देखना है कहीं आप अपना लाइफस्टाइल इस वजह ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यूज पे करने पड़ रहे हैं, पर्सनल लोन का बहुत बड़ा कर्ज आप कर लेते जा रहे हैं और एक डेट ट्रैप में जिसे हम कहते हैं फंसते जा रहे हैं। तो आपको उससे बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने अपने 3 महीने की इमरजेंसी सेविंग कर रखी है, नहीं कर रखी है। तो ये सारे तमाम चीजें अगर आप देखें तो आपका फ्यूचर प्रॉस्परस रहेगा और आप प्रेजेंट भी इंजॉय कर पाएंगे। तो इम्पल्सिव शॉपिंग जैसी चीजें हैं, आप देखते हैं और इमीडिएटली खरीद देते हैं, सोचते भी नहीं है। तो इन सब चीजों से बचना है। जरूर खर्च करिए, बस ये आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, क्या ये मेरी इंपॉर्टेंट नीड है या एक वांट है या एक इच्छा है। अगर आप माइंडफुल होकर स्पेंड करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं, तो किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं है। अच्छे लाइफस्टाइल को अपग्रेड भी करना चाहिए, बट अपने फ्यूचर लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए ये करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से माइंडफुल करें जो भी खर्च कर रहे हैं, और स्मार्ट वे में अपने आप को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी स्टेप अप करें, प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएं। ये सब चीजों को भी खूब ध्यान रखें, तभी आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंस से बच पाएंगे। बिल्कुल। तो हमने जो काइंड ऑफ परेशानी थी वो तो डिस्कस कर ली कि हाँ, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है, उससे खतरा भी हो सकता है, डेट ट्रैप में फंसने का नुकसान भी है, क्योंकि कई बार फिजूल खर्ची भी हो जाती है। लेकिन सोल्यूशन की अब बात करते हैं। हेमंत जी, तो ये लाइफस्टाइल अपग्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली आप अपने जीने का अंदाज थोड़ा बदलना चाहते हैं, आप ऐसे खर्च करना चाहते हैं जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर हो जाए, आप खुश रहें और इसमें कोई बुराई नहीं। तो इसको, जैसा आप और विश्वजीत जी भी कह रहे हैं, इसको माइंडफुल तरीके से कैसे करें। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक प्लानिंग, बेटर प्लानिंग होनी ज़रूरी होती है। तो ऐसे खर्चों के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है? इस बात की आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफस्टाइल अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। देखिए अल्टीमेटली, जब, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब हम मेहनत करते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, तो डेफिनेटली हम डिजर्व करते हैं कि हम उसको थोड़ा एंजॉय करें। और उसको एंजॉय करने का तरीका तभी होगा जब हम थोड़ा स्पेंड करेंगे। मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि मैं अपनी लाइफ में और जाके मेहनत करूं, बेटर करूं, अगर मैं उस पैसे को जो मुझे आज मिल रहा है उसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करूं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका जो भी इनकम बढ़ती है, चाहे वो इंक्रीमेंट मिले, चाहे आपको बोनस मिले, जिस तरीके से भी आपकी इनकम बढ़े, उसका कुछ हिस्सा आप डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगाएं। नॉट बिकॉज आपके ऊपर पीयर प्रेशर है, सोशल का प्रेशर है, बट इसलिए कि आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं। उसको प्लान कैसे करेंगे? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप पड़ोसी को देखते हैं कि वो उन्होंने सब किया, आपने नहीं किया, तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है उन्होंने अपनी बजटिंग की हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बजटिंग, चाहे आप इस इनकम को कंसिडर करें चाहे ना करें। अदरवाइज ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट है बजटिंग करें, अपने गोल्स को बनाएं। फॉरेन वेकेशन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ एक मुश्त पैसा लगा के कुछ खरीदना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको उसको प्लान करना। तो जैसे अगर आपकी इनकम बढ़ी और आपने कुछ हिस्सा
30% मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो आपका 20,000 बढ़ा, उसका अभी भी बाकी जो 60-70% है वो आपके पास है। आपको फॉरेन वेकेशन जानी है, जरूरी नहीं कि आज आप लोन लेके जाए, आप उसको प्लान कर सकते हैं 1 या 2 साल के बाद। जो पैसा आपको मिला वो आप सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट कीजिए, किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वो कॉर्पस बनाइए और फिर जाइए। गाड़ी खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको प्लान कीजिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को समय दे रहे हैं कि आप जो हैपहैज़र्ड तरीके से खर्चा करें वो नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपके जो इंपॉर्टेंट गोल है लाइफ के, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, हो सकता है आपका गोल हो घर खरीदने के लिए या आपके अपनी रिटायरमेंट के लिए, जो सारे के सारे गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। जब आप प्लान करके खर्चा करते हो, आप अपने आप को मोटिवेट रखते हो, आप ये इंश्योर करते हो कि आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर के जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं वहां पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और एक डिसिप्लिन रहता है। अगर आप बजटिंग को फॉलो करो, सही मायने में इंश्योर करो कि आपके एक्सपेंसेस उसके 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 हिसाब से हो, मतलब बिल्कुल तो टू द टी आप नहीं कर सकते, बट 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभी। अगर आप वो करते हैं तो आपके जो जो बेफजूल के जो खर्चे हैं वो नहीं होंगे, आप पूरे कंट्रोल में रहेंगे। तो आई थिंक ये पॉसिबल है कि आप अपने पैसे को एंजॉय भी करें, अपना लाइफस्टाइल को अपग्रेड भी करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करें। तो ये ज़रूरी है कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें आप, जो भी आपके पास अतिरिक्त पैसा आ रहा है महीने में। अब क्योंकि कई लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, कई लोगों को बोनस मिलता है, तो वो तो खुशी एक तरफ है, और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एस्पेक्ट। विश्वजीत जी, अब ये बताइए, अब किसी की ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है, म्यूचुअल फंड्स में SIP कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्लान भी है, तो अगर हम एक लिस्ट बनाएं 1 to 5 की, या अगर हम मोटा मोटी आपसे समझना चाहें, तो इस अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल आप क्या सजेस्ट करेंगे? शुरुआत से अंत तक क्या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पहले सबसे पहले तो हम लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल अपग्रेड जरूर करें, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ी है? मान लीजिए 20% इनकम बढ़ी है, तो क्या आपने अपनी SIP को भी 20% स्टेप अप किया? आपका जो इमरजेंसी कैश है जो 3 महीने का है, क्या हम उसको 6 महीने का इमरजेंसी कैश में बढ़ा सकते हैं? क्या आपका जो इंश्योरेंस प्लान है या मेडिक्लेम है, आपने छोटा सा टर्म प्लान ले रखा है, क्या उसको बड़ा कर सकते हैं या मेडिक्लेम के अमाउंट को बड़ा कर सकते हैं? तो और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप अपने कोई लाइफ में इतने आजकल चैलेंजेस हैं, क्या आप अपना कोई स्किल अपग्रेड कर सकते हैं जिससे आपका करियर एनहांस हो, जिससे आपकी और इनकम बढ़े? तो इस तरीके से अगर आप इन 4-5 चीजों में डिवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल भी आपका एंजॉय होगा, आपका करियर भी अपग्रेड होगा, आपका इनकम और फाइनेंशियल फ्यूचर जिसकी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो बैलेंस करके चलना है। 50%, 30%, 20% वाला जो रूल है, 5-10% इधर उधर हो जाए उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने खर्चों को ट्रैक करते रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी चीजों में प्रोपोर्शनेटली बढ़ाएं। अपनी इनकम को जब बढ़ रही है तो गोल्स के लिए भी बढ़ाएं, सेविंग भी बढ़ाएं, और खर्च बढ़ता है तो वो भी बढ़ाएं, इंजॉय भी करें। जैसे कि आप लिख भी रहे हैं, यू ओनली लिव वंस, या फिर कोविड के बाद बहुत लोगों ने कहा है कि लाइफ इंजॉय, जिंदगी ना मिले दोबारा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल फ्यूचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आज का प्रेजेंट है। कोई भी बिल्कुल। तो आपके पास पैसे आ रहे हैं हाथ में, उसके मालिक तो आप ही हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको उसे खर्च कैसे करना है, कैसे बचाना है, या उसे कहाँ निवेश करना है। ये हमने थोड़ा सा आइडिया समझने की कोशिश की है कि तमाम तरीके की जो महंगाई है, जो इर्द गिर्द हमारी कमाई को पूरा खाने की कोशिश करती है, उसे हम कैसे अच्छे सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से ही, जिसमें हमारी मदद हेमंत जी और विश्वजीत पराशर जी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए अब शो में कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करते हैं। हमारे साथ विश्वजीत पराशर और हेमंत रुस्तगी शामिल हो चुके हैं, शो में बने हुए हैं लगातार, और बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव हैं। प्रदीप जी, स्वागत करते हैं आपका हम मनी गुरु में। आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमसे जानना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने हमें मेल किया। थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। आप ऑलरेडी कुछ 50,000 की SIP कर रहे हैं और 76 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू भी आप बना चुके हैं। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आप? गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैं 2016 से मैं इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ SIP के थ्रू एंड लमसम के थ्रू। तो अभी का मेरा जो है पोर्टफोलियो 76 लाख का हो गया है, और 52,000 का मैं SIP कर रहा हूँ, जिसमें पराग पारिक है,
स्मॉल कैप में है और मिड कैप है और आपका लार्ज कैप, ऐसे करके मैंने 20% का एक रेशियो मैंने सेट किया है। 10-12 फोलियो है, सॉरी 10-12 म्यूचुअल फंड है, उसमें अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जिसमें मेन है पराग पारिक और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड, ऐसा करके है जो मैंने मेल में भेजा है डिटेल। ठीक है, तो मेरा हाँ, मैडम तो प्रदीप जी आपने, हम जो देख पा रहे हैं, आपने सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एसआईपी है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर रखी है, बाकी में जितना हम समझ पा रहे हैं 2,500 और 4,000 तक की एसआईपी आपने की है, कोई खास वजह? मैम अभी इसको मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अभी इसको अपडेट किया है, क्योंकि मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मेरा 25,000 का था एक्सपोजर, बट मैंने उसको चेंज करके अभी पराग पारिक में, जैसा कि आपका न्यूज देख करके ही मैं थोड़ा सा उसमें एक्सपोजर बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा था, इसके लिए मैं इसको सोच करके इसको थोड़ा बढ़ाया है मैंने, और स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, ओके, और टारगेट क्या है आपका, ये भी बता दीजिए। 10 ईयर्स तक का मेरा टारगेट है। इन केस अगर मैं एसआईपी मेरा जो अगर सेम रहता है, तो अगर मैं सेम रख करके मैं 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट अगर रहता हूँ, तो मेरा ये पोर्टफोलियो सही है, कुछ करेक्शन करना है या फिर और कुछ चेंजेस करना है या फिर सेम रखूँ मैं इसको? मेरा 7 करोड़ का लक्ष्य है। ओके, बिल्कुल 10 साल में 7 करोड़ का लक्ष्य। हेमंत जी, कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो आपको? प्लीज आप इस पर एनालिसिस दीजिए अपना। जी स्वाति, आई थिंक पोर्टफोलियो से पहले शुरुआत करते हैं कि इनका जो लक्ष्य है, जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक जो कॉर्पस उन्होंने एक्यूमुलेट किया वो 76 लाख है, 10 साल का समय है इनके पास, और उसके अलावा 50,000 की वो एसआईपी कर रहे हैं अभी। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब करीब 3.5 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। और अगर मैं ठीक से सुन पाया तो शायद इनका जो लक्ष्य था वो 5 करोड़ का था। उसको पूरा करने के लिए 2 तरीके हैं इनके पास। एक तो उनको अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा 65,000 से, क्योंकि समय 10 साल है, हालांकि लगता है बहुत लंबा समय, लेकिन एवरेज होल्डिंग पीरियड करीब 5 साल का होगा। तो 65,000 से उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी। दूसरा तरीका इनके पास ये, अगर वो पॉसिबल नहीं है, अगर वो अपने समय जो टाइम होराइजन है उसको एक्सटेंड कर पाए 3 साल तक, और तो फिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उनकी, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है 76 लाख का, और जो 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, वही अगर 3 साल तक और यानी 13 साल तक रखेंगे तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इनका जो पोर्टफोलियो अगर मैं देखूं, आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसमें आप अगर एक नॉर्मल वेल डाइवर्सिफाइड फंड रखें तो मुझे लगता है किसी भी आम निवेशक के लिए वो ज्यादा बेहतर है। इनके पोर्टफोलियो में देखिए 3 स्मार्ट बीटा फंड्स हैं और 1 सेक्टर फंड है और 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो कुल मिला के जो 10 फंड हैं उसमें से 7 फंड ऐसे हैं जो कैटेगरी वाइज उनके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा पोर्टफोलियो को रीअलाइन करने की जरूरत है। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि पराग पारिक में इनको इन्होंने बढ़ा के 20,000 रुपये कर दिया है। अच्छा फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ठीक है, अगर वो चाहें तो उतना कंटिन्यू कर सकते हैं। हम उसको थोड़ा रीअलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में रखें आप पैसा, उसको बढ़ा के आप 10,000 कर दीजिए। स्मॉल कैप में इन्होंने कहा कि निपुण स्मॉल कैप इन्होंने बंद किया है और वो पैसा भी इन्होंने फ्लेक्सी कैप में लगाया। मेरे हिसाब से एक अच्छा स्मॉल कैप फंड होना जरूरी है, क्योंकि 10 साल ये एसआईपी करने वाले हैं। तो निपॉन रखें या तो फिर बंधन रखें, दोनों में से कोई भी रखें, दोनों अच्छे फंड है। एक फंड आपके पास होना चाहिए जिसमें आप 7,500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, और एक फंड ऐड कर सकते हैं मल्टी कैप कैटेगरी में। हमने क्या किया है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें बड़ा प्रोपोर्शन है, तो लार्ज कैप का एक ओवरवेट है वहां पे, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है। एक मल्टी कैप रखेंगे ताकि तीनों सेगमेंट में एक डिसिप्लिन तरीके से हमको इन्वेस्ट करने का मौका मिले, जो कोटक मल्टी कैप हो सकता है जहां पे ये 12,500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के 4 फंड वेल डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड। और जैसा मैंने कहा, या तो इनको अपना समय बढ़ाना पड़ेगा या अपनी एसआईपी को 65,000 से बढ़ाना पड़ेगा। जी सर। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके निवेश के लिए। अब करते हैं अगले कॉल। इस वक्त हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं सम्राट जी। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। आपने हमें सवाल भेजा अपना, जानना चाह रहे हैं अपने निवेश के बारे में। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? जी मैम, मैं जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ तकरीबन 2016 से, और मुझे जो है जानना है कि जो मेरे गोल्स हैं वो मेरे जो टारगेट्स हैं उसके साथ मैच करते हैं। मेरा पोर्टफोलियो में जो मेरा फंड सिलेक्शन है क्या वो सही है? अगर नहीं सही है तो मैं कौन से फंड हटा सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ? और जो मेरे टारगेट्स हैं वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड हैं या नहीं है?
तो जैसा आपने बताया सम्राट जी, आप 36 साल के हैं? जी मैडम, 45 इयर्स। ओके, 45 के हैं आप। तो आपने ऑलमोस्ट 10 साल पहले आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और टारगेट बता देंगे जल्दी से? जी मैम, मैंने टारगेट जो है हर गोल के हिसाब से अलग अलग टारगेट। अगर बच्चे की शादी है उसका अलग है, रिटायरमेंट के लिए अलग है, और जो बच्चे की एजुकेशन है उनके लिए अलग टारगेट है, वो मैंने लिख रखे थे। ओके, यस, ठीक है। मैं विश्वजीत जी आपसे बोलूंगी, प्लीज आप इनका पोर्टफोलियो स्टडी कीजिए। क्या आपको लग रहा है इनके फंड्स कैसे हैं? बिल्कुल स्वाति जी, इनका काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, पर अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं दो मल्टी कैप फंड्स हैं। एक एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है और एक और मल्टी कैप फंड है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है और 15 वर्ष का टाइम पीरियड ठीक ठाक होता है। तो एचडीएफसी मल्टी कैप फंड से निकलकर ये कोई एक स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, जिसमें कि निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप या फिर बंधन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, क्योंकि एचडीएफसी का मिड कैप फंड भी है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप है। इस वजह से मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एचडीएफसी मल्टी कैप कोई एसआईपी को स्टॉप करके ये एक स्मॉल कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट कर ले। दूसरा, इनके पास दो मिड कैप फंड है, एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है और एचडीएफसी का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। तो एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को कंटिन्यू रखें, कोटक को स्टॉप कर सकते हैं, ताकि एक ही मिड कैप फंड में कंसोलिडेशन हो जाए। और अगर हम देखें तो इन्होंने एक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एसआईपी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि 15 साल के पीरियड के लिए शायद इतनी आवश्यकता नहीं है, और एक अच्छी खासी अमाउंट कर रहे हैं, करीब 13,000 रुपये। तो और इसके अलावा पराग पारी फ्लेक्सी कैप में भी काफी अच्छी अमाउंट है। तो मैं चाहता हूं कि एक नया फंड, क्योंकि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा रकम पराग पारिक से कम कर सकते हैं, 2,000 रुपये करीब, और 3,000 रुपये करीब आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड से कम कर सकते हैं। तो 5,000 रुपये का हम एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये 65,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अमाउंट है, और पिछले 10 साल से ये निवेश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा कॉर्पस इनका बन गया होगा। 65,000 की एसआईपी को भी अगर लेके चले 12% का सीएजीआर, तो मेरे हिसाब से 3,27,00,000 रुपए बन जाते हैं। और वहीं अगर ये 10% का स्टेप अप करते हैं तो 5,64,00,000 बन जाते हैं। मेरे पास स्वाति गोल्स नहीं थे इनके जो इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं, बट ब्रॉडली 5.5-6 करोड़ रुपए बन सकता है। और जो 10 साल से जो पैसा जोड़ा है वो भी अगर हम 12% लेंगे तो वो भी काफी अच्छी अमाउंट बन जाएगी। तो अगर गोल्स के साथ लिंक कर ले तो काफी अच्छा। जी सर। तो सम्राट जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं आपको इन तमाम आपके निवेश के लक्ष्यों के लिए, और धन्यवाद भी करेंगे हेमंत जी और विश्वजीत जी आपका हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा ब्रेक लेते हैं, मनी गुरु में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।